नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से। दरअसल संसद के अंदर पहुंचते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के लिए अपना अभिभाषण पेश किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण से पहले जब वो संसद पहुंची उस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों में अपना अभिभाषण पेश किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को संबोधित करती नजर आई। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए अगले 5 साल के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा उन्होंने सामने रखी। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो जारी है। सभी नवनिर्वाचित सांसद जो हैं वो शपथ ले चुके हैं। लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा हुआ 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्र में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि एक सशक्त भारत के लिए सेनाओं में आधुनिकता जरूरी है। सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहें, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है।
फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई है। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है। तभी 4 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया है। इसके तहत अब तो 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष जो है वो एक मजबूत और ताकतवर के तौर पर जो है वो देश के सामने आया है और ऐसे में सदन के अंदर अपनी बातों को मुखरता से रखते हुए भी जो है वो नेता नजर आ रहे हैं। इस बीच अगर हम समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी एक अपनी नई मांग के साथ एक नई बहस को जन्म दे दिया है और उन्होंने संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग कर दी है, जिसके बाद से जो है अब चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि संसद में इंडी गठबंधन की संख्या बढ़ते ही विपक्षी दलों के सांसद अपनी हर वो बात मुखरता से कह रहे हैं जो वो पिछली सरकार में नहीं कह पा रहे थे। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने एक नई मांग करते हुए बहस छेड़ दी है। उन्होंने संसद में लगे सेंगोल को हटाने की मांग की है। हालांकि उनके बयान के बाद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ गई है। आर.के. चौधरी की इस मांग को लेकर के अब सियासत जो है वो गर्मा चुकी है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने सपा सांसद की इस मांग पर टिप्पणी करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं जो उचित हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए, रहना चाहिए। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं जो उचित हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए, रहना चाहिए। वहीं मंत्री जयंत चौधरी ने भी सपा सांसद के इस मांग को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। ये इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। थैंक यू। ये इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं। इन बातों का कोई अर्थ। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां विपक्ष के नेता सीबीआई, ईडी और साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं अगर हम सत्ता पक्ष के नेताओं की बात करें तो उनकी ओर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए ये कहा जा रहा है कि वो लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लिखने का काम कर रहे हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसके बाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें कहा है कि वो लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तंत्र का सबसे दुखद और काला अध्याय कोई लिख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता के आधार पर जिसकी भी इस तरह की गिरफ्तारी हुई है वो अपने पद का त्याग किए हैं और जो लोकतंत्र का सम्मान है उसको बढ़ाए हैं। लेकिन ये पहला व्यक्ति अपने को पढ़ा लिखा IRS विद्वान आदमी ये संविधान के खामियों से अपने को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संविधान ऐसे लोगों को कभी संरक्षित नहीं करेगा और ऐसे लोग अपने कर्म का फल भोगेंगे। अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल जी
अपने पाप का फल भोग रहे हैं। झूठा भरम का वातावरण बनाकर झूठी वादा कर करके वो एनजीओ चलाते थे ना, और एनजीओ से विदेशी फंडिंग के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित करने में लगे थे। और आज उच्च स्तरीय जब इसकी जांच शुरू हुई है तो इनकी पैठ कितनी गहरी है भ्रष्टाचार में, ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये लोगों को भरमाएंगे, बरगलाएंगे, सहानुभूति लूटने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से अपराध को कम किया है और जिस तरीके से जनता का भला करने की कोशिश जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से की जाती है, इसकी वजह से देश में इनकी पहचान बनी है। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये जो आपातकाल का जिक्र लगातार भाजपा करती आई है, अरविंद केजरीवाल की को जमानत मिलने के बाद जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी सीबीआई की ओर से की गई है, ये तानाशाही जो है वो आपातकाल से भी ज्यादा भयावह है। जरूर मैं यही कहता हूँ कि केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आज वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूं। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। सर बस आखिरी सवाल, सैम पिट्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका है। थैंक यू सर। वहीं सपा सांसद के बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद से जो है वो सेंगोल को हटा देना चाहिए, उस पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जिस वक्त सदन के अंदर सेंगोल को स्थापित किया गया था उस वक्त सपा के सांसद भी वहां मौजूद थे, उस वक्त वो क्यों नहीं कुछ कह रहे थे। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी,
उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के आपके नेताओं में आक्रोश जो है वो जमकर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सदन के बाहर जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके सांसद हैं और साथ ही संजय सिंह जो हैं आपके सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, और उनकी मौजूदगी में तमाम नेता जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर के तानाशाही सरकार और ईडी, सीबीआई और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं। और साथ ही जो उनके हाथों में बैनर पोस्टर है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इन सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर से भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है, अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां चिलचिलाती गर्मी में ट्रैफिक पर तैनात ट्रैफिक जवानों को लेकर के जो है वो बेहतर पहल जो है वो की गई है। दरअसल लखनऊ में मुख्यमंत्री 5 कालिदास आवास पर आज 112 पीआरबी और ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट वितरण का कार्यक्रम जो है वो चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 112 पीआरबी नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए एसी हेलमेट का वितरण किया गया, जिसका ट्रायल जो है वो बहुत पहले से ही चल रहा था। बता दें कि आज से ट्रैफिक पुलिस इसका इस्तेमाल अपने सर पर लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था संचालन करने में करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में ट्रैफिक पुलिस को इस हेलमेट से बड़ी राहत मिलेगी। वहीं पीआरबी वाहनों को बढ़ाने से अब आपराधिक घटनाओं को रोकने में ज्यादा सहायता मिलेगी। मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी वित्त एवं संसदीय कार्य, माननीय मंत्री बलदेव सिंह भगत जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन, शासन एवं पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, पत्रकार और मीडिया से जुड़े हमारे साथीगण, आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम यहाँ अपने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम अर्थात यूपी 112 के द्वितीय चरण के लिए उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकालकर इस परियोजना को उद्घाटन करने के लिए अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। यूपी 112 परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी सहायता प्रदान करना है। यह सेवा
आपातकालीन परिस्थितियों में अन्य सभी सेवाओं से अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।